नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो आज हमारी जो एक सीरीज चली हुई है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, जिसमें हम हमारे वीडियोज़ में लगभग 20 या 15 के आसपास क्वेश्चंस को कवर करते हैं हर वीडियो में। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसकी एक सीरीज चली हुई है। उसमें हमारा 15वां पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट लगातार चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारियाँ लगातार मिलती रहती हैं। तो अभी का जो हमारा क्वेश्चन आज का पहला, बिना देरी के शुरू करते हैं कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अध्ययन के कौन से नियम से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमने लर्निंग के 3 नियम पढ़े हैं। सबसे पहला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला जो नियम आपका वो तत्परता का नियम है, फिर आपका अभ्यास का नियम, और फिर आपका प्रभाव का नियम। तो जो है 3 नियम जो दिए हैं, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रभाव का नियम। उसको प्यास ही नहीं लगी तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये लर्निंग में कैसे यूज होता है कि कोई बच्चा जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसे ग्राउंड तक तो ले जा सकते हो, लेकिन जब तक उसका उन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, उसके ऊपर लर्निंग का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और प्रभाव के नियम को पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आया है, इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। इसके बाद है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जान सकते हैं। तो अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया और आपके परिणाम के व्यवहार में कोई परिणाम स्वरूप आपके बिहेवियर में चेंजेज कोई पॉजिटिव हुआ है, तो आप उसको क्या कहोगे? लर्निंग। पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस जब होता है तो वहाँ पे लर्निंग होती है। नेगेटिव का आप लर्निंग नहीं कह सकते हो, लेकिन पॉजिटिव जो बिहेवियर होगा हम उसको लर्निंग कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी व्याख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जैसे ही हमें कुछ नया एक्सपीरियंस होता है तो उसके बाद जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं हमारे पुराने व्यवहार में, वो लर्निंग होता है। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप उसकी आंतरिक एवं बाह्य क्रिया है तथा उसकी अपनी परिस्थिति के प्रति उसकी प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। यह व्यवहार परिवर्तन स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के आपके हो सकते हैं। इसके बाद है 183, मतलब व्यवहार चाहे स्थायी परिवर्तन अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन नेगेटिव होगा तो वो लर्निंग नहीं है। पॉजिटिव वे में ये सिर्फ लर्निंग होगी। अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि आपकी प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि क्या होती है? ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है आपका? आप किसी को देख के सीख रहे हो, नॉर्मल देख रहे हो आप, और आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कहीं पे कोई घटना। जैसे आपने एक्सीडेंट देखा पहली बार अपनी लाइफ में, उससे आपको पता चला कि गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहिए, एक्सीडेंट में जान जा सकती है। तो ये जो लर्निंग होती है सबसे बेहतर जो मानी जाती है। प्रेक्षण द्वारा सीखना, दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके कौशलों को अपना लेना बहुत ही सामान्य बात है। बालक ऐसे व्यक्ति को जिसे वो अपना आदर्श मानता है, आइडियलिज्म की जो सोच है ना, वो इसी को मानती कि किसी को हाई लेवल का जो व्यक्ति खिलाड़ी, उसको आदर्श मानिए, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये वही बात कह रहा है। कोई कार्य करता देखता तो उस व्यवहार को अपने में समाहित कर लेता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ों की नकल करने की कोशिश करते हैं। प्रेक्षण विधि अनुकरण विधि से कहीं ज़्यादा जटिल है। बच्चे इस विधि द्वारा सूचना और विभिन्न कौशलों को सीख तो जाते हैं, परंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाते। मतलब सीख सकते हैं, लेकिन भी प्रैक्टिकल होने में थोड़ी सी समस्या उन्हें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। जो आचरण विज्ञान और मानसिक प्रक्रिया है वो क्या किस रूप में जानी जाती है, वो आपके मनोविज्ञान के रूप में जानी जाती है। मनोविज्ञान प्राणी जगत के व्यवहारों तथा मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध परक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा 185 का क्वेश्चन है, इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इवान पावलोव। इवान पावलोव जो है वो पहले व्यक्ति थे जिसने तो इवान पावलोव जो आपके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की थी। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे जो हमेशा अध्ययन में रुचि रखते थे। इन्होंने अनुकूलन प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की थी। कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी जो है इनकी लर्निंग की थ्योरी है। पावलोव ने कुत्ते को घंटी बजाकर भोजन देते थे तथा घंटी बजाने पर लार टपकने का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यष्टि की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक ढंग से सोचने और समस्या को हल करने की योग्यता कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता ही आवश्यक रूप से कार्य करती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं होता। कई बार देखा होगा, मैंने पीछे की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हो तो, कि बहुत बार हम लगातार सीख रहे हैं तो एक बार एकदम से क्या होता है, बच्चे की लर्निंग में ना ही तो गिरावट आ रही है ना ही वो बढ़ रहा है उसकी परफॉर्मेंस। गेम से एग्जांपल ले लीजिए, गेम्स में ना ही तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है ना ही डाउन जा रही है, एक स्टेज पे आके रुक जाती है। तो वो पठार होता है प्लेटो, ना ही कम हो रही ना ही बढ़ रही है। तो वहाँ पे कारण होते हैं उसके अलग अलग। तो पूछा कौन सा कारण नहीं है, तो ये क्रियात्मक सीमा जो कोई कारण नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक सीमा तक हम पहुंच ही नहीं पाते। वो मैक्सिमम लिमिट होती है, वहाँ तक पहुँचने की संभावना ना के बराबर होती है किसी भी खिलाड़ी की। तो यहाँ पे जो है सीखने में यह कोई निश्चित नहीं कि पठार कब और कितनी अवधि के लिए था, ये भी कन्फर्म नहीं है। एक व्यक्ति उस कार्य को जल्दी सीख लेता है जबकि दूसरे व्यक्ति उस कार्य को सीखने में समय अधिक लगाता है। इसी के क्रियात्मक सीमा के तहत रखा गया है इसी को। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने के 3 नियम मैंने आपको बताया, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का कोई नियम नहीं है, बाकी ये तीनों ही नियम है जो आपके यहाँ पे 3 नियम मैंने आपको बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये सीरीज भी सीक्वेंस भी याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस कई बार एग्जाम में आती है, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम और आपका प्रभाव का नियम। फिर है नेक्स्ट, सीखने की इनसाइट थ्योरी। ये किसने दी, मैंने पहले के वीडियो में बताया, कोहलर जी ने जो है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी है। इनका मानना है कि व्यक्ति अंदर से सीखता है, खुद दूसरों को ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। और ये तीनों भी कई बार एग्जाम में आ सकते हैं आपके। गेस्टाल्टवादी थे सारे ये। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिबंध जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोहलर कोफ्का है। इस सिद्धांत को पूर्णकार या समग्र आकृति सिद्धांत कहते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग किया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे। इसे गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। तो शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम क्या कौन सा है, बच्चों को पाठशाला के अनुभव में। शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम जो है बच्चों के पाठशाला के अनुभव में विद्यमान है। नेक्स्ट है, अध्ययन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या हो सकता है। अध्ययन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अध्यापन जो है प्रभावकारी बनता है, मतलब इफेक्टिव लर्निंग होती है वहाँ पे। इफेक्टिव टीचिंग टीचर बेटर तरीके से कर सकता है क्योंकि ये हेल्पफुल होता है टीचिंग में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है। बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो सीखने का नियम नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी जो है एक्शन टू रिएक्शन वहीं दे दिया, इसने ऊपर दे रखा था जैसे प्रतिक्रिया का कोई नियम जो है लर्निंग का नहीं होता है। ये है आपका एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज गतिविधि का नियम जो है, ये 3 नियम फिर रिपीट हो रहे हैं, थॉर्नडाइक ने दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी? तो सीखने के जो नियम है, लर्निंग के जो नियम है, थॉर्नडाइक ने दिए थे। 3 नियम फिर से रिपीट हो रहा है। इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन कितनी बार घूम के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं बहुत ज़्यादा याद करने में। 3 नियम फिर से दे रखे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। तो शारीरिक कौशल का जो आप फिजिकल जो स्किल होती है उसको सीखना आप किससे संबंधित है? कॉग्निटिव, प्रभाव, मोटर, इन सभी से। देखो कॉग्निटिव होता है आपका समझने की क्षमता, आपके माइंड की जो प्रोसेसिंग होती है वो। प्रभाव का नियम आपके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है उसको कैसे यूज कर रहे हैं। मोटर का नियम आपकी बॉडी की प्रॉपर मूवमेंट कैसी है, सारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके। नेक्स्ट है कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है उपयोग या अनुपयोग का नियम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल भी वीडियो में आया था, ये पहले के जो वीडियो जिनमें बार बार रिपीट हो चुका। अभ्यास का नियम जो है उपयोग अनुपयोग का नियम है, क्योंकि कोई भी चीज़ इजीली तभी सीखी जा सकती है जब हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। उपयोग कर रहे हैं तो वो हम प्रॉपर वे में उसको कर सकते हैं, अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिर से बताए हैं तीनों ही नियम, आप देख सकते हो, थॉर्नडाइक के हैं ये। नेक्स्ट है यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल को सीखने में हस्तक्षेप करे तो क्या कहेंगे? मैंने आपको समझाया था कि जो लर्निंग ट्रांसफ़र है वो 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, जीरो। तो पॉजिटिव कौन सा होगा? पहले वाला, जब मदद करे, जो कोई आपने कौशल स्किल सीखी है पहले किसी गेम की, वो दूसरे गेम में आपकी हेल्प कर रही है सीखने में। जैसे आपने बैडमिंटन सीखा और बाद में आप टेनिस सीख रहे हो और वो आपको हेल्प कर रही है टेनिस सीखने में, बैडमिंटन स्किल तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन आपने क्रिकेट की स्किल सीखी, उसके बाद आप टेनिस में जाना चाहते हो और क्रिकेट वाली कोई स्किल आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है टेनिस की स्किल सीखने में, तो वो होगा नेगेटिव। एक आपने फुटबॉल की कोई स्किल सीखी, उसके बाद आप टेनिस सीख रहे हो, यहाँ पे कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वहाँ पे शून्य हस्तांतरण। तो यहाँ पे पूछा कोई पहले आपने कौशल सीखा है, अब वो नई लर्निंग में आपके साथ समस्या पैदा कर रहा है, तो वो कौन सा हस्तांतरण हो जाएगा? आपका नकारात्मक हस्तांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट है अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया। अधिशेष, सरप्लस एनर्जी ऑफ थ्योरी, यहाँ पे दे भी रखा है। सरप्लस एनर्जी ऑफ थ्योरी का सिद्धांत प्ले के अलग अलग जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हुए हैं, खेल थ्योरी दी उन्होंने, प्ले थ्योरी दी है, उसी में से अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत ये किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है ये दिया था, पहले आ भी चुका है ये। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। स्मैश में पे इसकी डेफिनेशन बदली है। आधुनिक मनोविज्ञान जो किसका अध्ययन करता है? आपका मानव व्यवहार का। गैरिसन महोदय ने क्या कहा है? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट है सीखने की गामक अवस्थाओं को सही क्रम में चुनिए। तो यहाँ पे जो सीखने का सही क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सबसे पहले आप विषय समन्वय की स्थिति आती है, फिर आप सूक्ष्म समन्वय की स्थिति आती है और फिर स्वयं संचालन की स्थिति आती है। और मतलब आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो शुरुआत में क्या होगा? रफ कोऑर्डिनेशन होगा, फिर क्या होगा? फाइन कोऑर्डिनेशन, फिर ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है। मतलब कोई नई स्किल सीख रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा? आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, सबसे पहले क्या होता है? उसका बार बार बैलेंस बिगड़ जाता है, कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो बैलेंस पकड़ने लगता है और फिर क्या होता है? आपका वो बच्चा फिर ऑटोमेटाइजेशन की स्थिति में चला जाता है, मतलब अपने आप चलने लगता है। तो इससे समझ सकते हो आप कोई भी स्किल आप सीख रहे हो तो उसकी 3 फेज होती हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, सीखने की स्थिति को सामान्य तत्वों को क्रमबद्ध करें। जो सीखने के जो स्थिति है उसके सामान्य तत्वों को क्रमबद्ध करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले क्या होता है? आपके सामने कोई टारगेट होता है, फिर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जवाब, आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के जवाब आते हैं, हम इसको कैसे सीखें। उसके बाद क्या होता है? आपका सफल प्रयास का चयन, आपके दिमाग में आता है कि इसका फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम से लेके चलते हैं
कि सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आई, हमारे दिमाग में विभिन्न आइडियाज आए उसको उस समस्या का समाधान करने के लिए, फिर एक सफल आइडिया हमारे दिमाग में आया कि ये इस समस्या का समाधान हो सकता है, और अंत में सही जवाब की स्थिरता आ जाएगी, उस समस्या का समाधान हमें पता चल जाएगा कि इस समस्या का यही समाधान है। ये यहाँ पे राइट दे रखा, आप देख सकते हो। तो मैंने कोशिश की थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन को बढ़ाने की। आपको अगर ये तरीका बेटर लग रहा है, मैं जैसे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, मेरे को जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने इजी होते हैं, या बहुत सारे हिंदी के वर्ड हैं जिनकी मैं इंग्लिश नहीं बना पाते हैं, उसकी मीनिंग नहीं समझ पाता हूँ वर्ड का, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ एज इट इज़। लेकिन जो क्वेश्चंस मेरे समझ में आ रहे हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे और अच्छी कोशिशें करेंगे, लगातार चलती रहेगी सीरीज। तो हमारा 15वां पार्ट जो ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। हर रोज़ आपको रात 8 बजे नया वीडियो मिलता रहता है इस सीरीज़ का। और एक अच्छी चीज़ हो रही कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आ रहे हैं वो ओरिजिनल आ रहे हैं, बच्चे पूरा वीडियो को लगातार देख रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और जो भी देखते हैं प्रॉपर देख रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें, आपको इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो जो है लगातार मिलते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।